एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? रिजर्वेशन से तो हम समाज में मेरिट बेस्ड एजुकेशन और एक अनमैच्योर्ड एजुकेशन के बीच में डिफरेंस करते हैं। रिजर्वेशन कहीं ना कहीं समाज में इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार है। क्या अफर्मेटिव एक्शन से हम सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी ला सकते हैं? आज इन तमाम सवालों का जवाब आज के आपको इस खास वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम राज और आप देख रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन के ये खास वीडियो, जहां आज हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव एक्शन के हर एक पहलू को लेकर। यह टॉपिक जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर कई ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के सिलेबस का हिस्सा है, वहीं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पार्ट है। उसके साथ ही साथ यह एक ऐसा विषय है जिस पर आए दिन पान गुटखा के दुकानों पे भी चर्चा होती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम भारत में आसान शब्द में रिजर्वेशन कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस बेहद खास वीडियो की। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा, आखिर ये अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है? व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन? अगर हम अफर्मेटिव एक्शन को डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें तो सरल शब्दों में अफर्मेटिव एक्शन सेट ऑफ पॉलिसीज होता है। अफर्मेटिव एक्शन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो कि डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड को बेनिफिट्स देता है। ये तीन वर्ड्स तो यहाँ पे लिखे हुए, अब इसे हम सिंपल और आसान लैंग्वेज में सीखते हैं। तो अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसी पॉलिसी को बोलते हैं, एक सेट ऑफ पॉलिसी को बोलते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं जो कि प्रेफरेंस देती है, प्रेफरेंस के रूप में ट्रीटमेंट करती है किनकी? तो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से जो लोग हमारी सोसाइटी में आते हैं उनकी। आई रिपीट, अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसी सेट ऑफ पॉलिसीज होती है, एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देती है, ट्रीटमेंट करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करती है हमारे सोसाइटी के, हमारे स्टेट के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिकों का जो कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड है, जिसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, जिनके साथ कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होता है। तो अगर हम एक लिटरेचर के लैंग्वेज में अफर्मेटिव एक्शन को डिफाइन करें तो महज ये 3 पॉइंट से अफर्मेटिव एक्शन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ईजी है। तो आप कह सकते हैं दैट अफर्मेटिव एक्शन इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज affirmative action is a set of policies which gives preferential treatment to a disadvantaged background person in the society. I repeat, affirmative action is a set of policies which gives preferential treatment to a disadvantaged background people in the society. I hope आपको ये डेफिनेशन तो यहाँ तक बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सेट ऑफ पॉलिसीज यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कहीं ना कहीं लॉज जो हमारे पार्लियामेंट में पास होता है, यहाँ से सेट ऑफ पॉलिसीज का वो मतलब है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब कि प्रेफरेंस, कहीं ना कहीं दूसरों के तुलना में प्रेफरेंस देना, उन्हें ऊपर रखना, ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब आपके अंदर यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा आपके दिमाग के अंदर, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड? कैसे क्लासिफाई करेंगे कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड कौन है? कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड पीपल से हम यहाँ क्या मतलब रखते हैं, क्या मीनिंग है इस टर्म का? तो जब हम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड पीपल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके और मेरे दिमाग में आता है यहाँ पर, दैट हु आर डिसएडवांटेज्ड सोशल एथनिक ग्रुप, यानी कि डिसएडवांटेज सोशल एथनिक ग्रुप्स कौन है? तो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लोगों को डिसएडवांटेज सोशल एथनिक ग्रुप्स कहा गया है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की सोसाइटी क्या है, वहाँ की जो चलन परिचलन होता हुआ जो काफ़ी वक्त से आता रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं दैट हु आर द डिसएडवांटेज सोशल एथनिक ग्रुप ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी यू कैन से बहुत सारी कमीशंस बनाई, जिसमें से मंडल कमीशन हो गया। इसके पहले भीमराव अम्बेडकर की कुछ अलग स्टेटमेंट्स थी, जो डिस्कशन थी, जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया दैट इंडिया के अंदर कौन से लोग होंगे जिन्हें हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, जिन्हें हम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड पीपल कहेंगे। दैट वर डिसाइडेड एज SC, ST, OBC एंड लेटर ऑन ऑल्सो वोमेन्स। तो ये कुछ इंडिया के कैटेगरी में अगर हम देखें तो इंडिया ने डिसाइड किया दैट हाँ, हमारे कंट्री के अंदर जो डिसएडवांटेज्ड पर्सन है
वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वुमेन्स है, ये सारे फैक्टर्स को उन्होंने डिसएडवांटेज बताया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे इन्होंने डिसाइड किया डिसएडवांटेज है, तो इन्होंने कंपैरिजन किया जो अदर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनके कंपैरिजन में उन्हें ये पिछड़े हुए मिले, इन्हें ये बहुत ही वक्त के साथ उनके कंपैरिजन में देश के अंदर पीछे चल रहे थे। ऐसे लोगों को यहाँ पर इंडिया ने डिसएडवांटेज पीपल डिसाइड किया। दूसरा कंट्री अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में ने अपने फैक्टर्स के हिसाब से बोला कि हमारे अंदर अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो डिसएडवांटेज है। उन्होंने अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया दैट हाँ मेरे कंट्रीज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिसएडवांटेज है, जो सोशल एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि अफ्रीकन और अमेरिकन को उन्होंने अपने कंट्री के अंदर डिक्लेयर किया दैट इन आवर कंट्री द डिसएडवांटेज सोशल एथनिक ग्रुप्स आर नन अदर देन अफ्रीकन एंड अमेरिकन। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं कि ये अफर्मेटिव एक्शन का हिस्ट्री क्या है। ये जो अफर्मेटिव एक्शन वर्ड है ये आखिर उभरा कहाँ से, ये अचानक ये वर्ड कहाँ से आ गया, ये वर्ड को पहली बार किसने बोला। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इट वाज अराउंड 1941 टू 1945। इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, हाँ जी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जिन्हें हम बोलते हैं कैनेडी, प्रेसिडेंट कैनेडी, उन्होंने पहली बार अफर्मेटिव एक्शन वर्ड को कॉइन किया था। जो आपको यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है, प्रेसिडेंट कैनेडी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहली बार वर्ड अफर्मेटिव एक्शन को कॉइन किया था। उन्होंने उनके इस वर्ड को कॉइन पहली बार करने के बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन था अफर्मेटिव एक्शन के क्या रूल्स थे, दैट डिसएडवांटेज जो पीपल है उन्हें हमें क्या करना है, ओवर लाना है, ऊपर लाना है, कैसे, प्रेफरेंस दे करके। तो ये जो चीज था इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में कब हुआ, सिविल राइट एक्ट के द्वारा अमेरिका के अंदर हुआ। सिविल राइट एक्ट 1964 के द्वारा अमेरिका ने इसे इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा दैट व्हाट इज द सिविल राइट एक्ट। अभी सिविल राइट एक्ट क्या होता है? तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, व्हाइट हाउस से, या अमेरिका की जो पार्लियामेंट, सिंपल लैंग्वेज में समझते, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिविल राइट एक्ट, एक ऐसा एक्ट पास किया जो डिस्क्रिमिनेटेड पीपल थे वहाँ पे, जो कि रेस मीन्स जाति, कलर मीन्स रंग के रूप पर भेदभाव, रिलीजन यानी धर्म के रूप पर भेदभाव आदि के रूप में जो लोग वहाँ पे जो भेदभाव होता था, डिफ्रेंशिएट होता था, इसे खत्म करने के लिए एक राइट लाया गया, एक पूरा कानून लाया गया जिसे हम बोलते हैं सिविल राइट एक्ट 1964। और इसी के अंदर जो अफर्मेटिव एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन था उसे देखा गया, जो कि 1941 से 1945 के पीरियड में रहे हुए प्रेसिडेंट कैंडी के द्वारा ये आइडिया, ये वर्ड को लाया गया था। आई होप आपको हिस्ट्री यहाँ तक बहुत हद तक क्लियर है। लेटर ऑन आगे चलकर क्या हुआ, दैट इंडिया स्टार्टेड कॉलिंग द वर्ड अफर्मेटिव एक्शन एज रिजर्वेशन, और वही कंट्रीज लाइक यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम ने इसे क्या बोला, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यूके कंट्रीज ने इसे यूके, जैसे इंडिया में हम अफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन बोलते हैं, वैसे ही यूके अफर्मेटिव एक्शन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलता है। आई होप आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो चर्चा कहीं ना कहीं समानता की आती है, इक्वालिटी की आती है। कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन का कुछ कॉन्टेक्स्ट जो है वो इक्वालिटी से जुड़ा पड़ा हुआ है। जब हम बात इक्वालिटी की करते हैं देन कहीं ना कहीं इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दैट सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में क्या, इक्वालिटी को मेंटेन करना, दैट मीन्स मेंटेन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी के अंदर क्या करना, इक्वालिटी को मेंटेन करना, यही होता है इक्वालिटी का फैक्टर। यानी कि इनइक्वालिटी जो भी है उसे रिमूव कर देना ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी मेंटेन हो। बट जो कंप्लीट डेफिनेशन होता है इक्वालिटी का वो ये होता है कि आप रीजनेबल कोई ऐसी स्टेप्स ले रहे हैं जो कि रीजनेबल है,
जो कि जस्टिफाइड है सोसाइटी को इक्वल करने के लिए, इनइक्वालिटी हटाने के लिए आपके एक्शंस रीजनेबल है, ये कहीं ना कहीं लॉजिकल है, वैसे एक्शंस आपके होने चाहिए सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इनइक्वालिटी को हटाते हुए। जिसमें कहीं ना कहीं एक एक्शन को जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो होता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा स्टेप है जो सोसाइटी के अंदर जितने भी इनइक्वालिटीज हैं हम उसे हटा करके सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनेबल पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप of removing inequality from the society and maintaining equality through affirmative action. Hope it's clear to you. Now, moving on to the next slide, let's see the views through neoconservative. Neoconservative means जो आज के वक्त के कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं। कंजर्वेटिव थिंकर्स वो होते हैं जिन्हें जो कहीं ना कहीं थोड़े से आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल थिंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव। अब न्यू कंजर्वेटिव्स क्या कहते हैं? न्यू कंजर्वेटिव्स का बड़ा ही सिंपल, और कहीं ना कहीं आज आप अगर रिजर्वेशंस के ऊपर या फिर अफर्मेटिव एक्शंस के ऊपर कहीं भी किसी भी कंट्रीज के अंदर आप डिबेट देखेंगे तो बड़ा ही जनरल सा मुद्दा उठ कर आता है दैट पास्ट में जो गलतियां हुई उसको लेकर आज प्रेजेंट में हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें। अगर कोई पास्ट में किसी के फैमिली के किसी के एंसेस्टर्स ने बेनिफिट्स ली है इन चीज़ों की, तो अगर आज के जनरेशन में कोई मेरिट बेस्ड है then why we should discriminate। ये न्यू कंजर्वेटिव्स का आइडिया था दैट पास्ट में कोई गलतियां किया है देन वाई, तो फिर हम अगर आज डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ इक्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे, बल्कि हम आज के जनरेशन को पास्ट के टाइम में हुए गलतियों की वजह से आज प्रेजेंट में पनिशमेंट दे रहे हैं, और वो इसे इक्वालिटी मेंटेन करना बिल्कुल नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये डिबेट होता है तो इसका जस्टिफिकेशन जो लिबरल्स है वो कैसे देते हैं, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन कहीं ना कहीं लिबरल्स का थिंकिंग था, इसे कहीं ना कहीं लिबरल्स आइडियोलॉजी भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसे लिबरल्स आइडियोलॉजी भी कहते हैं। अब जब हम जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वैसे लोग जो कि पास्ट में बेनिफिट्स ले चुके हैं, जो आज सोसाइटी में बैक नहीं, क्योंकि सोसाइटी में आज डेवलप्ड है, वो अगर पब्लिक सेक्टर में या फिर बहुत सारे सेक्टर जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अगर वहाँ पे वो बेनिफिट नहीं भी ले पा रहे हैं तो वो ऑलरेडी पास्ट में इतने डेवलप्ड हैं कि वो अपने पोटेंशियल पे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मैं वापस इस स्टेटमेंट को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये कहा जाता है कि पास्ट के में हुए गलतियों की वजह से प्रेजेंट आज की जनरेशन को हम क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं रिजर्वेशन लगा करके, उन्हें अपने मेरिट के साथ क्यों खिलवाड़ करना पड़ रहा है। तो इसका जो जस्टिफिकेशन न्यू लिबरल्स देते हैं दिस इज दैट कि जो पास्ट में जिन लोगों ने पास्ट के टाइम में बेनिफिट्स लिया है, जो अपने आप को डेवलप कर चुके हुए हैं, उनका जनरेशन कहीं ना कहीं आज बिल्कुल डेवलप होगा जो अदर डिसएडवांटेज सोसाइटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है उनसे। तो अगर आज हम उन्हें अदर सेक्टर जैसे पब्लिक सेक्टर, जनरली जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, अगर वहाँ हमने जॉब नहीं भी दे रहे हैं, वो इकोनॉमिक बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे या फिर अदर फैक्टर्स के साथ इतने डेवलप हो चुके हैं दैट रैदर दे कैन स्टैंड गुड इन द सोसाइटी। वो अपने पैर पे भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, उनके पास और भी अदर तरीके हैं कि वह अपने आप को बेहतर परफॉर्म दे सकते हैं। लेकिन जो सोसाइटी के अंदर डिसएडवांटेज है उनके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें परमिट नहीं करते हैं कि वह चाह कर भी अगर उन्हें रिजर्वेशन ना मिले तो वो डेवलप नहीं, वो इकोनॉमिकली बेहतर कंडीशन में नहीं, इसलिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। आई होप ये जस्टिफिकेशन आपको क्लियर होगा। अब जब हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स में बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, जो प्रोज यानी कि जो साइड लेते हैं कॉमेटिव एक्शंस के डिबेट में, और जो फेवर करते हैं और जो अगेंस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखेंगे। पहला साइड है जो फेवर करते हैं एंड दूसरा है जो अगेंस्ट में है। जो फेवर करते हैं उनका जो पहला पॉइंट होता है वो बोलते हैं इगैलिटेरियन व्यू। कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लाना चाहिए, और अफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो वो इक्वालिटी इगैलिटेरियन व्यू इक्वालिटी का हवाला देते हुए अपने आप को
अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ जो अगेंस्ट में रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इससे एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, ना कि इक्वालिटी प्रमोट होती है। वो कहते हैं कि मेरिट पे जो लोग हैं उनके साथ हम गलत कर रहे हैं, उनके साथ हम सही नहीं कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी के अंदर एट द एंड ऑफ द डे हम इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी गलत है। दूसरी तरफ फेवर वाले ये भी बोलते हैं कि इससे क्या होगा, सोशली लोग इक्वल होंगे। सोशली लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे सोशल बेसिस पे, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कास्ट, रेसिज्म, इन सारी चीज़ों के अंदर जो इनइक्वालिटी है, इस सोशल बेसिस पे लोग अब क्या होंगे, समानता की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगेंस्ट वाले बोलते हैं नहीं, ये अनजस्टिस है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनजस्टिस है सोसाइटी में। आप इस तरह का तरीका अपना रहे हैं जिससे आप किसी के मेरिट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई अगर पढ़कर अच्छा है, नॉलेज है, आप उसके नॉलेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हम ऊपर लेकर जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं ये आपके अकॉर्डिंग सोशली इक्वलिटी, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी मेंटेन नहीं करेगा, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है। तो ये कहते हैं ये अनजस्टिस है, उसके नॉलेज के साथ, उसके साथ ये अनजस्टिस आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो फेवर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी का बात करते हैं। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में रॉल्स थ्योरी की बात की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी है। रॉल्स थ्योरी में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी को बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी का मतलब होता है कि जो लोग डेवलप है सोसाइटी के अंदर, उनसे हम लोग टैक्स वगैरह के रूप में जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट करके जो अनडेवलप्ड लोग हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो भी सोसाइटी के अंदर समाज को मेंटेन इक्वलिटी का, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी को फेवर करते हैं। और वापस ये क्या करते हैं कि मेरिट बेस्ड के एबॉलिशमेंट की बात करते हैं। एबॉलिशमेंट ऑफ मेरिट बेस्ड एजुकेशन, मेरिट बेस्ड टैलेंट के ये एबॉलिश होने की बात करते हैं। ये क्लास डिफरेंस के क्रिएशन की बात करते हैं, ये क्लास डिफरेंस की बात करते हैं। दैट इससे कहीं ना कहीं आप दो क्लास की आप डिफरेंस कर दे रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो कि डेवलप आपके अकॉर्डिंग है, बट कहीं ना कहीं आप एक सेक्टर को और डेवलप करें तो आप कहीं ना कहीं और सोसाइटी को अलग बांटते जा रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटी के अंदर दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि मेंटली जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अगर दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं नफरत भरते जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं क्लास का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट है, इससे क्या होता है, ये कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैसे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन का बढ़ने का बात ये इस तरह करते हैं कि इससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर अब जब समानता मेंटेन होने लगेगी, जब इक्वालिटी आने लगेगी, तो इससे क्या होगा कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देश के साथ चलेगा, क्योंकि उसे लगेगा मेरा देश मेरे लिए कुछ कर रहा है। अगर मैं पिछड़ा हूँ तो मेरा कंट्री, मेरा स्टेट, मेरा गवर्नमेंट मेरे साथ खड़ा है, एंड ही इज़ प्रमोटिंग मी, वो मुझे प्रमोट कर रहा है, और उससे देश के हर सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन जो है, हर स्टेट जो है, हर रिलीजन, हर जो सेक्शन है वो हैप्पी रहेगा, और इससे कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का क्या होता है, जुड़ना, देश एक साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, अखंड भारत बनकर रहेगा, देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेशन, देश टूटेगा नहीं, देश एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा। वही दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये जो अफर्मेटिव एक्शन है आपका, वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में पुअर्स के लिए हेल्पलेस है। ये कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को फायदा देता है जो कि पैसे वाले हैं, और वह सर्टेन सेक्शन से आते हैं, सर्टेन कास्ट से आते हैं, जिन्हें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ नहीं आता हूँ, मैं वापस वहाँ समझाता हूँ। वो ये कहते हैं जो इनके अगेंस्ट में अफर्मेटिव एक्शन के, कि नहीं, इससे क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर जो एक्चुअल में जो लोग पुअर हैं उन्हें इसका कभी बेनिफिट नहीं मिल पाता है, सिवाय जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो एवरेज फैमिली से आते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्हें बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो सर्टेन सर्टेन बैकग्राउंड क्लास के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट मिला। जो एक्चुअल पुअर है वो हमेशा पिछड़े रह जाते हैं, उन्हें कभी फायदा इस चीज़ का नहीं मिल पाता। आई होप आपको ये 4-5 जो डिबेटिंग पॉइंट्स थे, जो प्रोज एंड कॉन्स है एफर्मेटिव एक्शन की, ये आपको समझ में आ गया, और इस एफर्मेटिव एक्शन आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाला। अपने आखिरी स्लाइड पे चलते हैं और अब हम कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर
फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 15, 16, 17 एवं प्रियम्बल में वर्ड कॉल्ड सोशलिस्ट, ये सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहती है यूजिंग अफर्मेटिव एक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। वही दूसरी तरफ इसका एक और पॉइंट ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस देख ले 2016 का। 2016 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी ये बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये ऑर्डर्स दिए थे कि आपको वापस से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया को, यानी कि अदर लैंग्वेज में कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन जो आपके हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए कि एक्चुअल में जो लोग सोसाइटी में पिछड़े हैं उन्हें बेनिफिट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी शिकायतें ऐसी आ रही थी कि अब जो वक्त है वह आ चुका हुआ है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग पिछड़े हैं और जो लोग डेवलप्ड है उनके बीच में बहुत सारे गैप्स फिल किए जा चुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रिव्यू करने की ज़रूरत आ गई हुई है और हमें कुछ ना कुछ अपने रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था 2016 के केस के हियरिंग के दौरान, और उन्होंने सजेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको यहाँ तक एफर्मेटिव एक्शन काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर अभी भी कोई डाउट है एफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड, आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।